नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर है। हमारी पूरी कोशिश, जैसा कि आपको पता है, ये रहती है कि इस बुलेटिन में खास करके उन तमाम खबरों को हम रखें जिससे है आपका सीधा सरोकार। अनंत, तो चलिए सबसे पहले मिशन मून की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। भारत को मिशन मून में बड़ी कामयाबी आज मिली है। अब चांद और को चूमने के और करीब पहुंच गया है इसरो। दरअसल मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का मेन टेस्ट सफल रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस परीक्षण किया गया, जो सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ, यानी कि पूरा हो गया। यह परीक्षण UR राव उपग्रह केंद्र में किया गया। इस कामयाबी के बाद चंद्रमा पर भारतीय मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन में इसरो ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। आपको बता दें कि इसे EMC टेस्ट कहा जाता है। सैटेलाइट बनाए जाने में ये परीक्षण महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है और देश को इसी में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट में पाया गया है कि सभी सिस्टम संतोषजनक स्थिति में है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अगला मिशन है। इससे भारत ये साबित करेगा कि देश के पास चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने और इधर उधर घूमने के लिए शुरू से लेकर अंत तक समग्र क्षमता है। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ साथ आसपास से डेटा भी इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन जून में लॉन्च हो सकता है। चलिए अब बात पहाड़ों और देश के जवानों की। शहरों में बेशक ठंड की रवानगी हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी हालात नहीं बदले हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर जारी है। इस भीषण बर्फबारी के बीच CRPF के जवान सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कई फीट मोटी बर्फ की चादर के ऊपर ये जवान गश्त करते आपको नजर आएंगे। इस बीच आपको बता दें कि आगे बढ़ते जवानों के पैर बर्फ में धंस जाते हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं होता। तमाम विपरीत हालात के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ते हुए अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। इस दौरान ये जवान हथियारों से लैस रहते हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यहां बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, यानी इन जवानों को दुश्मनों के अलावा कुदरत से भी जूझना पड़ रहा है। तो चुनौती 2 मोर्चों पर है, पहली प्राकृतिक और दूसरी दुश्मन की चुनौती। मगर इन सबके बावजूद इनका हौसला कम नहीं होता और ये अपने बुलंद हौसले के साथ, बुलंद जज्बे के साथ, बेमिसाल जज्बे के साथ देश की सुरक्षा में 24 घंटे न केवल चौकस रहते हैं, तैनात रहते हैं और अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देते हैं। वेदर कंडीशन काफी हराश है, स्पेशली इन विंटर्स। लगातार 3-4 महीने यहाँ बर्फ रहती है, कम से कम 4-5 फुट यहाँ पे बर्फ इस टाइम पे रहती है। लेकिन बावजूद उसके बीइंग ए CRPF फोर्स पर्सनल, आवर मोरल इज ऑलवेज हाई। बेसिकली हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि इस पूरे एरिया को किसी भी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन से फ्री रखना और अपने एरिया में फोर्स का जो डोमिनेंस है वो बना के रखना, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप की ड्यूटी करते हैं, जैसे पेट्रोलिंग ड्यूटी हो गया, फ्लैश नाका है, और भी डिफरेंट टाइप की जो एरिया डोमिनेशन ड्यूटी है हम वो करते हैं। और हमारे जो जवान है, हमारी जो ट्रूप्स है, वो 24/7 पूरे जोश और जज्बे के साथ इस पूरे क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला ही उनकी ताकत होता है। इसी हौसले और जज्बे की बदौलत पूरा देश चैन की सांस ले पाता है। बर्फ की सफेद चादर पर जवान अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। ना दिन की परवाह, ना समय की चिंता। मकसद है तो सिर्फ देश की सीमाओं के सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाना। इसके लिए इन्हें कभी बर्फ का सीना चीर कर आगे बढ़ना होता है, तो कभी उफनती लहरों से जूझना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद ये जवान जो है किसी भी हाल पे पीछे हटते नहीं है और लगातार आगे बढ़ते हुए हर मौसम में अपने जोश को हाई रखते हुए सीमा की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं। और बर्फ की सफेद चादर के बीच आपको बता दें कि ये जवान बंकर बनाकर दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। इस दौरान ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि हमारे देश की तरफ बढ़ते नापाक हाथों को काटा जा सके। हर हालात के लिए तैयार ये जवान चारों दिशाओं पर पैनी नजर रखते हैं और ये बंकर में 24 घंटे की तैनाती होती है। और इस तैनाती के दौरान न केवल इन्हें आसपास की गतिविधियों पर नजर रखनी होती है, बल्कि अगर कोई असामान्य गतिविधि होती है तो उसको लेकर एक्शन में भी तुरंत आना होता है। आप सोचिए, इतने भीषण तापमान के अंदर, इतने भीषण कुदरती माहौल के अंदर
इन जवानों को किन हालात में काम करना पड़ता है, उसके बावजूद इनके हौसले पर असर नहीं पड़ता। ये बुलंद हौसले के साथ अपने फर्ज को अंजाम देते हैं और 24 घंटे चौकसी बरतते हैं और इनकी चौकसी के कारण ही देश की सीमाएं महफूज रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। और अब बात इंसानियत की। इसमें भी भारत एक मिसाल बनकर उभरा है। तुर्की में हुई भीषण तबाही के बाद भारत एक दोस्त बनकर वहां पहुंचा। भारत सरकार की तरफ से तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। एनडीआरएफ और सेना की कुछ टीम वहां पहुंची थी, जिन्होंने घायलों के लिए तुरंत एक अस्पताल तैयार किया। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन चलाया। अब भारत के देवदूत वतन लौट आए हैं। एक दिन पहले यानी कि रविवार को मानवता को बचाने का मिशन पूरा कर एनडीआरएफ की आखिरी टीम की भी वतन वापसी हो गई है। इन्होंने करीब 12 दिनों तक सफल तरीके से ऑपरेशन चलाया। उनके इस काम की काफी तारीफ हुई। इससे पहले शुक्रवार को भी एनडीआरएफ के कुछ जवान वतन लौटे थे, जिनमें खोजी कुत्ते हनी और रैम्बो भी शामिल थे। इन जवानों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और इन कुत्तों को भी देखिए किस तरह से इनको भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने भी वहां पर बहुत अच्छा काम किया। लोगों को ढूंढ निकालने में बखूबी इनका भी वहां इस्तेमाल हुआ है। जिसके बाद जब हमारी ये आखिरी टीम वापस लौटी तो देखिए इनका कितना गर्मजोशी से एनडीआरएफ की टीम का भारत में स्वागत हुआ है। हमारी टीम का न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इनकी काफी तारीफ की जा रही है। जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंची थी और वहां पर टेम्पररी अस्पताल लगाकर मेडिसिन के जरिए लोगों की मदद की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने गई भारतीय सेना करीब 13 दिनों तक राहत, बचाव और चिकित्सा कार्यों को अंजाम देने के बाद आज स्वदेश लौट आई है। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर से सेना की मेडिकल टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद भारतीय सेना की मेडिकल टीम इस्कंदर इलाके में अपना अस्थायी मेडिकल कैंप इन्होंने लगाया और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान यहां चलाया। तुर्की के लोगों का दिल जीत लिया हमारी टीम ने। इस्कंदर के अलावा हैते में भी भारतीय सेना ने फील्ड अस्पताल के जरिए मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड चलाकर काम किया। इसी के साथ एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर भी लगाया गया। दोनों ही इलाकों में मेडिकल कैंप सेटअप करने के लिए 1 से 2 घंटे के अंदर ही सेना ने घायलों का इलाज शुरू कर दिया। 60 पैराफील्ड अस्पताल की इस टीम ने 3600 से ज्यादा घायलों का इलाज किया और ऑपरेशन दोस्त को सफलता से अंजाम दिया। आपको बताएं कि सेना की जो रेस्क्यू टीम है वो आज लौटी है। इससे पहले एनडीआरएफ की टीम के लौटने का सिलसिला शुरू हुआ था। एनडीआरएफ की आखिरी टीम कल लौटी थी और इस बार के जो ये ऑपरेशन है, रेस्क्यू मिशन जो विदेश में चलाया गया, उसकी खासियत यह है कि इस मिशन में महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी रही। चाहे वो सेना की टीम हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, दोनों ही टीमों में महिला अधिकारी और रेस्क्यू कर्मी मौजूद थे और इन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जिस तरीके से इस काम को पूरा किया गया, जितनी संवेदनशीलता के साथ इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया, उसकी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें आप जो पीड़ित लोग हैं, भूकंप पीड़ित लोग हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो तुर्की में हो, वो भारतीय रेस्क्यू मिशन से जुड़े तमाम हमारे जवानों की, हमारे जो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी, उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। It was all over the news that Turkey has been struck with a disaster. So decision was taken immediately from the government of India and the army headquarters to move 60 Parachute Field Hospital to Turkey because 60 Parachute Field Hospital is earmarked as a spearhead first responder to any HADR missions inside India as well as abroad. So over a span of 6 to 8 hours we were ready to move to Turkey. And yes, that's how we moved it. And once we reached Adana and thereafter we moved to Hatay, Iskenderun. So people, they were very helpful. I would say without the help of people there, like volunteers who had come from all over the Turkey, like medics, paramedics and non-medics, they were very helpful. It was just because of their contribution that this operation could be a huge success. तो करीब 2 हफ्ते का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भारत की राहत और बचाव टीमें अब स्वदेश लौट आई हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें हो, चाहे वो सेना की टीमें हो, लेकिन मदद का सिलसिला अभी भी भारत की तरफ से जारी है।
यूपी के महोबा जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के पहले रोटी बैंक ने राहत पहुंचाने की पहल की है। एक कार्यक्रम के जरिए तुर्की के लिए राहत सामग्री जुटाई गई, जो तुर्की दूतावास के जरिए भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि महोबा के रोटी बैंक ने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 गर्म कंबल, 100 गर्म कैप, 100 जोड़ी गर्म मोजे, 100 सैनिटरी पैड सहित बड़ी मात्रा में खाने पीने के सामान जुटाए। इन सामानों के साथ ही 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी भूकंप पीड़ितों के लिए दी गई है। तो अलग अलग तरीके से भारत से ही देखिए किस तरह से भूकंप पीड़ितों की मदद की जा रही है। ये अलग से उत्तर प्रदेश के महोबा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप पीड़ितों के लिए ये सामग्री जुटाई गई है जो उन्हें भेजी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोविड के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से राहगिरी दिवस की शुरुआत कर दी है। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में फिर से राहगिरी डे लॉन्च किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में जबरदस्त जोश देखने को मिला। राहगिरी डे के तहत कहीं योगा की क्लास चली, तो कहीं डॉग स्क्वाड्स की परेड, कहीं जूडो कराटे की प्रैक्टिस, तो कहीं डांस की पाठशाला नजर आई। वहीं बच्चे चित्रकारी करते हुए भी नजर आए। राहगिरी यानी कि सड़क सुरक्षा से लेकर सेहत को दुरुस्त रखने का फुल डोज। राहगिरी के जरिए हर वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका भी मिलता है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले इसमें पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। इसमें योग, एरोबिक्स के साथ साथ साइकिलिंग का भी लोग लुत्फ उठाते हैं। इसके जरिए दिल्ली पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम कायदे समझाने के साथ शहर को साफ रखने का संदेश भी देती है और सेहतमंद रहने के लिए जागरूक भी करती है। बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची को एक और गौरव हासिल हुआ है। डाक विभाग ने डाक टिकट पर यहां की लीची को जगह दी है। 15 फरवरी को नई दिल्ली के डाक विभाग के दफ्तर में लीची की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी किया गया। इससे 2 दिन पहले 12 राज्यों के विशेष फलों पर भी डाक टिकट जारी किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर भी 5 रुपए का रंगीन डाक टिकट जारी हुआ। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची को डाक टिकट में जगह मिलने से अब इसके प्रमोशन में और मदद मिलेगी। डाक विभाग की इस पहल से मुजफ्फरपुर के लीची किसान और कारोबारी बेहद खुश हैं। और शिक्षा के प्रति एक छात्रा के लगाव के बारे में जानकर आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। मामला बिहार के बांका का है, जहां एक छात्रा ने बच्चे को जन्म देने के महज 2 घंटे बाद ही मैट्रिक की परीक्षा दी। परीक्षा देने अस्पताल से रुक्मिणी नाम की ये छात्रा एम्बुलेंस से सेंटर तक पहुंची। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी जारी हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के बोर्ड परीक्षाएं भी जारी हैं। और इसी दौरान ये तस्वीर सामने आई, जो एक मिसाल के तौर पर लोगों के अब सामने है, लोगों को प्रेरणा का ये काम कर रही है। मैट्रिक की परीक्षा देकर रुक्मिणी ने अपना 1 साल बर्बाद होने से तो बचा ही लिया, साथ ही दूसरी महिलाओं और छात्रों के लिए भी मिसाल पेश की है। चलिए अब आपको एक ऐसे टीचर से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना घर बसाने के बदले झुग्गियों के बच्चों के नाम अपनी जिंदगी कर दी। पंजाब के बठिंडा में केवल कृष्ण पिछले 10 साल से झुग्गी झोपड़ियों और स्लम इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे थे। एक संस्था बनाकर दानी लोगों की मदद से केवल कृष्ण ने 6 सेंटर तैयार कर उनमें 400 बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। इनमें एक सेंटर फुटपाथ पर भी है। अपने साथियों की मदद से केवल कृष्ण 50 बच्चों के लिए हॉस्टल भी तैयार करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों के रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधा होगी। इस नेक काम में केवल कृष्ण को सरकारी मदद तो नहीं मिली, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेट अवार्ड इन्हें जरूर दिया गया। और अब खबर उस भाई की जिसने अपनी दिव्यांग बहन का ताजमहल देखने की ख्वाहिश पूरी की। इरम बानो की बचपन से ताजमहल देखने की ख्वाहिश थी, लेकिन पैरों में दिक्कत के चलते चलने फिरने में लाचार इरम के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके भाई शहबाज ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। उसने अपनी पीठ पर बहन को बिठाया और ताजमहल घुमाया। ताजमहल का दीदार कर इरम बेहद खुश नजर आए। आखिर उसकी बचपन की तमन्ना जो पूरी हो गई। अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देख शहबाज भी खुश नजर आए। हालांकि शहबाज ने ताजमहल के दीदार के लिए यहां दिव्यांगों के लिए कुछ इंतजाम करने की भी मांग की, ताकि दिव्यांग आसानी से ताजमहल को देख सके। तो ताजमहल, जो कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, हर किसी की तमन्ना होती है कि वो ताजमहल देखे। ऐसे में इस दिव्यांग बहन की ख्वाहिश पूरी करता हुआ ये भाई।
और आज आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या है। इस मौके पर हरिद्वार समेत देश की पवित्र नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु यहां पूजा पाठ और उपासना में जुटे हुए हैं। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही पड़ती है। उज्जैन में भी श्रद्धालुओं ने इस मौके पर पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान किया और पूजा पाठ उपासना ध्यान भी किया। मान्यता है कि अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने से देवों के देव महादेव की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही इस योग में गंगा स्नान करने से शत्रुओं पर भी विजय मिलती है। स्नान किया और बहुत अच्छा लगा। और हिंदू संस्कृति में भी विशेष सोमवती अमावस्या का एक महत्व होता है। उसी महत्व के अनुसार हम लोग भी स्नान करने आए। इस पवित्र दिन में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको बोलेंगे कि आप सब भी आए और सोमवती अमावस्या पे यहाँ स्नान करें। सोमवती अमावस्या का पवित्र दिन आज मेरे पितरों की कृपा से मुझे बहुत ही आशीर्वाद मिला है कि आज गंगा की इस धारा में मैं हरिद्वार आकर स्नान करूं। आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर यहाँ हमको स्नान का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई। महाराष्ट्र में भी सोमवती अमावस्या पर आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। यहां महाराष्ट्र के कुलदेवता माने जाने वाले जेजुरीगढ़ के दर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सोमवती अमावस्या पर पूरा जेजुरी किला पीले रंग से नहाया हुआ नजर आया। इस दौरान सुबह पालकी स्नान के लिए निकली भक्तों ने भगवान की पालकी पर रंग उड़ाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर ओर आपको ये पीला रंग यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि कई जगह अब होली की भी शुरुआत हो चुकी है, तो अलग अलग ढंग से होली भी मनाई जा रही है। जैसे कि अगर मथुरा वृंदावन की बात करें तो वहां 40 दिनों की होली होती है, लेकिन ये जो है ये महाराष्ट्र के कुल देवता की यहाँ पर पूजा हो रही है और यहाँ आस्था के रंग आपको सोमवती अमावस्या के दौरान देखने को मिल रहे हैं। जबकि पूरा जो इलाका है पीले रंग से जेजुरी किला आपको रंगा नजर आ रहा है। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।